शिक्षा प्लेटफॉर्म के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग डीएलएड के सेकंड सेमेस्टर का साइंस वाला पोर्शन देख रहे थे। तो उसमें हमारा पहला चैप्टर था पृथ्वी और आकाश। उसमें हमने सब कुछ देख लिया था, थोड़ा सा और बाकी था। आइए हम लोग उसको देखते हैं, और जो लोग नहीं देखे वो लोग पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो पृथ्वी और आकाश में हमारा बाकी रह गया था आकाश और मंदाकिनी। देखिए, आकाश और मंदाकिनी होता क्या है कि असंख्य तारों का एक समूह है। इसको हम कह सकते हैं कि असंख्य तारों का एक समूह होता है। ये इसी आकाशगंगा में हमारा सौरमंडल भी स्थित है। इसी आकाशगंगा में हमारा सौरमंडल भी स्थित है। और इसमें एक होता है तारामंडल। तारामंडल क्या होता है? तो कुछ तारे जो होते हैं सुंदर आकृति के रूप में स्थित होते हैं। देखिए, हमें परीक्षा में टू द पॉइंट लिखना होता है, इसलिए हम टू द पॉइंट ही देखेंगे। तारामंडल क्या होता है? कुछ तारे जो सुंदर आकृति में स्थित होते हैं उसे तारामंडल कहते हैं। तारों का निर्माण हाइड्रोजन और हीलियम गैसों के संघनन से हुआ है। हाइड्रोजन और हीलियम गैसों का जो संघनन होता है उसी से हमारा तारामंडल का निर्माण होता है। और अब देखिए, आकाशगंगा में तारामंडलों के जो नाम हैं, कुछ कुछ ऐसे नाम भी है आकाशगंगा में जो हमारे तारामंडल हैं उसके कुछ नाम दिए गए हैं। एक तो है वृश्चिक। वृश्चिक है, इसको स्कॉर्पियस कहते हैं। दूसरा है ओरियन। ओरियन है, सप्तर्षि है और कृत्तिका है। देखिए, वृश्चिक क्या होता है? वृश्चिक जो होता है यह दक्षिण पश्चिम में ग्रीष्मकालीन में दिखाई देता है। मतलब कि गर्मियों के समय में यह दिखाई देता है। किस दिशा में? दक्षिण पश्चिम दिशा में दिखाई देता है। जैसे सपोज ये हमारा दिशा है, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, तो दक्षिण पश्चिम में दिखाई देता है। दक्षिण और पश्चिम में, मतलब इस एरिया में हम देखेंगे तो ये वृश्चिक जो तारामंडल है ये गर्मी के समय में हमें दिखाई देता है। एक होता है ओरियन। ओरियन जो होता है उत्तरी भाग में शीतकालीन में दिखाई देता है। उत्तर की दिशा में शीतकालीन सत्र में ओरियन तारा हमें दिखाई देता है। और एक सप्तर्षि है। सप्तर्षि कब दिखाई देता है? तो उत्तरी आकाश में शीतकाल में, खास करके दिसंबर महीने में यह दिखाई देता है। दिसंबर माह में हमें यह दिखाई देता है। तो हम लोगों ने देख लिया आकाशगंगा या मंदाकिनी। इसमें असंख्य तारों का समूह होता है। हमारा सौरमंडल भी इसी में स्थित है। तारामंडल जो होता है कुछ तारों की सुंदर आकृति होती है, इस रूप में सुंदर आकृतियों के रूप में स्थित होते हैं। तारों का निर्माण हाइड्रोजन और हीलियम से हुआ है, सभी जानते हैं। आकाशगंगा में तारामंडलों का नाम जो दिया है, आकाशगंगा में कुछ तारामंडल ऐसे भी हैं जिसका हमने नाम रखा है। तो स्कॉर्पियस है, ओरियन है, सप्तर्षि है, कृत्तिका है। ये जो स्कॉर्पियस है बेसिकली गर्मियों में दिखाई देता है, दक्षिण पश्चिम दिशा में दिखाई देता है। ओरियन जो है उत्तरी भाग में दिखाई देता है, लेकिन कब दिखाई देता है? तो यह ठंडी में दिखाई देता है। सप्तर्षि जो है ठंडी के समय में, खास करके दिसंबर महीने में उत्तर की दिशा में दिखाई देता है। इसके बाद कुछ और रह गए हैं, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे एक तो हो गया ध्रुव तारा। ध्रुव तारा क्या होता है इसे भी देख लेते हैं। तो ध्रुव तारा जो होता है, ध्रुव तारा, ध्रुव तारा किसे कहते हैं? तो आकाश में तारों के स्थिर घूर्णन अक्ष पर सदैव दिखता है। यह जो है बेसिकली कहाँ दिखाई देता है? ध्रुव पर दिखाई देता है। ध्रुव पर दिखाई देता है, इसलिए यह हमें क्या दिखाई देता है? गतिहीन दिखाई देता है, अर्थात गतिहीन। अर्थात ये ऐसा लगता है कि हमेशा वही रहता है। इसके बाद आता है, एक होता है हमारा धूमकेतु या पुच्छल तारा जिसे कहते हैं। धूमकेतु कह लीजिए या पुच्छल तारा। तो ये क्या होता है? यह एक प्रकार का आकाशीय पिंड है। क्या है यह? आकाशीय पिंड होता है। जो पुच्छल तारा हमें दिखाई देता है वह एक प्रकार का आकाशीय पिंड होता है। सूर्य से दूर की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है। जैसे सूर्य हो गया, सूर्य से दूर की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है पुच्छल तारा।
जो सबसे प्रसिद्ध पुच्छल तारा है उसे क्या कहते हैं? जो दिखाई देता है प्रसिद्ध पुच्छल तारा, उसे हम लोग हेली के नाम से जानते हैं। हेली के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हमारा है एक और है, उसे भी देख लेते हैं। एक होता है सुपरनोवा, जिसे अभिनव तारा कहा जाता है। पुच्छल तारा है ये, एक है अभिनव तारा, उसको देख लेते हैं। अभिनव तारा, इसको सुपरनोवा कहते हैं। सुपरनोवा, सुपरनोवा बेसिकली है क्या? तो ये जैसे सुपरनोवा ये तारा हो गया, अब ये करता क्या, ये सिकुड़ता है। जब सिकुड़ता है तो एक निश्चित समय के बाद इसमें क्या होता है, तो विस्फोट होता है। जब इसमें विस्फोट होता है, इसके इस बाहरी कवच पे विस्फोट होता है। ये जब सिकुड़ता है तो ये मोटा हो जाता है। इसके बाद इसकी जब बाहरी परत पे विस्फोट होता है, जिससे अत्यधिक ऊर्जा मुक्त होती है। जब इससे ऊर्जा मुक्त होती है तो ये बहुत चमकीला दिखाई देता है। बहुत अर्थात ये क्या दिखाई देता है, तीव्र चमक दिखाई देता है इसमें जो विस्फोट होता है वह इतना अधिक शक्तिशाली होता है कि इसमें से इतनी ऊर्जा निकलती है, 1 सेकंड में अगर कहा जाए तो पर सेकंड इसमें इतनी ऊर्जा निकलती है जितना कि सूर्य से 100 वर्ष में निकलता है। जितना सूर्य से 100 वर्षों में ऊर्जा निकलती है, उतना इससे 1 सेकंड में निकलता है। इसलिए इसे सुपरनोवा या फिर अभिनव तारा कहा जाता है, जो बहुत ही चमकीला दिखाई देता है। इसके बाद हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होगा और दूसरा चैप्टर है मृदा। सिलेबस में हमारे दूसरा चैप्टर जो दिया हुआ है वह मृदा अर्थात मिट्टी से संबंधित है। मृदा से संबंधित है दूसरा, इसका नाम जो दिया है मृदा और फसलें हैं, अर्थात जो मिट्टी में फसल उगाई जाती है उसी के बारे में है मृदा और फसल। तो हम लोग देखेंगे अगला हमारा चैप्टर है मृदा। मृदा अर्थात मिट्टी। मिट्टी क्या होती है, तो देखिए अगर मृदा को हम डिफाइन करेंगे तो ऐसा पदार्थ जो पृथ्वी की सतह बनाता है और मृदा कहा जाता है। जो पृथ्वी के ऊपरी लेयर का हिस्सा होता है उसे मृदा के रूप में कह सकते हैं। तो ऐसा पदार्थ जो पृथ्वी का सतह बनाता है उसे मृदा कहते हैं। इसकी प्रक्रिया जो होती है वह लाखों वर्षों के फलस्वरूप होता है। लाखों वर्षों के बाद इसकी ये जो होता है धीरे धीरे करके मृदा में कन्वर्ट होता है। इसमें अनेक बाहरी शक्तियाँ लगती हैं। जैसे हम कह लें कि एक हिसाब से अगर माना जाए तो जैसे बड़े बड़े चट्टान होते हैं, चट्टानें जो होती हैं तो क्या करती हैं, टूटती हैं। इसमें बाहरी शक्तियों का प्रभाव होता है। बाहरी शक्तियाँ क्या क्या प्रभाव डालेंगी, जैसे मान लीजिए एक तो भूकंप हो गया, एक ज्वालामुखी हो गया, तो इन सब के एक बाढ़ भी हो गया। तो इन सब से क्या होता है, ये चट्टानें टूटती हैं। जब इसमें दबाव पड़ेगा तो ये क्या होंगी, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएंगी। जब ये छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं तो टूटने के बाद ये बारीक हो जाती हैं, बारीक महीन के रूप में हो जाती हैं। और जब इस तरह का होती है तो उससे क्या होता है, अलग अलग कण का निर्माण होता है जो कि मृदा का रूप ले लेता है। इसमें कुछ जैविक शक्तियाँ भी लगती हैं, कुछ जैविक शक्तियाँ मृदा के निर्माण में सहायक होती हैं। तो अगर बेसिकली पूछ लेता है मृदा क्या होता है, जैसे पदार्थ जो पृथ्वी की सतह बनाता है, लाखों वर्षों प्रक्रिया के फलस्वरूप इसका निर्माण होता है। इसमें जैविक शक्तियाँ भी काम करती है। इसमें कुछ बाहरी शक्तियों का भी प्रभाव होता है, जैसे भूकंप हो गया, ज्वालामुखी, बाढ़ हो गया। इन सबसे जब टूटता है वह, तो टूटने के बाद मृदा का निर्माण होता है। अब इसमें हम देखेंगे कि मिट्टी के प्रकार क्या होते हैं। मृदा तो हो गया, मृदा के बाद हम देखते हैं इसके प्रकार। अगर इसके प्रकार की बात किया जाए तो प्रकार में बहुत सारी मिट्टियाँ होती हैं। इसमें हम लोग पहला देखते हैं, एक होता है
हमारा जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी के बारे में अगर लिखा जाए तो इसको देख सकते हैं हम लोग। अगर इसे लिखना है तो लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसकी देखिए, इसका निर्माण जो होता है वो नदियों से होता है। एक तो नदियों से निर्माण होता है इसका। नदियाँ जो अपने साथ बहा कर लाती हैं तमाम छोटे छोटे कणों को लाके एक जगह पे इकट्ठा कर देती हैं, और इसके बाद फिर वहाँ पे धीरे धीरे मिट्टी का निर्माण हो जाता है। और इसके बाद फिर अगर इसमें देखा जाए तो जलोढ़ मिट्टी में क्या होता है, इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस, एक हिसाब से कहा जाए नाइट्रोजन और फास्फोरस कम पाया जाता है। नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा इसमें कम होती है। ये बेसिकली नदियों में अगर देखा जाए तो आपका जैसे गंगा का मैदान हो गया, ब्रह्मपुत्र का मैदान हो गया, कावेरी का हो गया, सिंधु का मैदान हो गया, तो ये सभी मैदान जो है ये जलोढ़ मिट्टी का निर्माण करती हैं। जलोढ़ मिट्टी जो होता है एक हिसाब से कर लीजिए तो इसमें बलुई और चिकनी दोनों के गुण क्या होते हैं, अवेलेबल होते हैं। बलुई मिट्टी और चिकनी मिट्टी, अर्थात ये जो होता है इसमें बालू के छोटे छोटे महीन कण होते हैं, और चिकनी मिट्टी जो होता है इसमें पानी की क्षमता कम अवशोषित करने की होती है। वो उन दोनों को मिला करके जो है ये जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। इसे अगर देखा जाए तो ये लगभग 40% भाग पर भारत में पाया जाता है। सबसे अधिक परसेंट के मामले में अधिकता इसी के, अर्थात भारत में सबसे ज़्यादा मिट्टी पाई जाने वाली कौन सी है, तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी का एक और अगर खासियत देखा जाए तो इसकी जो पुरानी मिट्टी होती है, पुरानी जलोढ़ कर लीजिए, तो इसको हम लोग बांगर कहते हैं। इसको बांगर के नाम से जाना जाता है। और जो नई मिट्टी होती है इसे खादर के नाम से जाना जाता है। अगर इसमें फसल की बात किया जाए, जलोढ़ मिट्टी में फसल कौन कौन सा होता है, तो ये गेहूं के लिए बहुत उपजाऊ माना जाता है। इसके बाद अगर इसमें देखा जाए तो धान की भी खेती हो जाती है, आलू की भी खेती हो जाती है। मुख्य रूप से इसमें गेहूं आता है। इसके बाद अगला हम लोग देखेंगे जलोढ़ मिट्टी के बाद अब अगले मिट्टी की तरफ चलते हैं। हमारा दूसरा मिट्टी हमें इसी तरह पढ़ना है, और छोटे छोटे जो भी टॉपिक हैं उसको देखते चलना है। एक मिट्टी होता है जिसे हम कहते हैं काली मिट्टी। काली मिट्टी को रेंगूर के नाम से भी जाना जाता है। अब रेंगूर नाम कैसे पड़ता है, ये दक्षिण भारत में कहा जाता है इसे रेंगूर। दक्षिण भारत में इसे रेंगूर के नाम से जाना जाता है। अगर इसका निर्माण हम लोग देखते हैं, निर्माण की अगर बात किया जाए तो ज्वालामुखी उद्गार से होता है इसका निर्माण। ज्वालामुखी उद्गार से इसका निर्माण होता है। ज्वालामुखी उद्गार से निर्माण होता है, और नाइट्रोजन और फास्फोरस भी इसमें कम पाया जाता है। नाइट्रोजन और फास्फोरस कम पाया जाता है। इसमें पोटाश की मात्रा अधिक होती है। किसकी? तो पोटाश की मात्रा अधिक होती है। और पोटाश की मात्रा अधिक होती है तो ये बालू क्या होता है, मिट्टी क्या होता है, भुरभुरा पाया जाता है। मिट्टी ठोस कम पाया जाता है, अर्थात पोटाश की मात्रा जो अधिक पाई जाती है। इसमें लोहा, चूना और मैग्नीशियम, एल्युमिनियम अधिक पाया जाता है। काली मिट्टी में लोहा, चूना, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है वह अधिक मात्रा में पाया जाता है।
अधिक पाया जाता है। देखिए इसमें लोहा पाया जाता है, इसी कारण यह काला होता है। लोहा पाया जाता है, लोहा में फेरस ऑक्साइड होता है, तो इसीलिए यह क्या होता है, काले रंग का दिखाई देता है। इसमें जल जो होता है अधिक दिनों तक अवशोषित होता है। जल अधिक अधिक दिन तक अवशोषित रहता है। जल की मात्रा अधिक दिनों तक बना के रखता है। अगर इसमें देखा जाए कि कौन कौन सी खेती हो सकती है, तो यह कपास के लिए बहुत उपयुक्त मानी जाती है। कपास की खेती बहुत अधिक मात्रा में होती है, काली मिट्टी कपास के लिए माना जाता है। इसके अतिरिक्त अगर इसमें देखा जाए तो चना भी होता है, धान भी होता है, और भी बहुत सी फसलें होती हैं, मूंगफली भी हो जाता है, आलू भी होता है। तो ये बेसिकली कपास के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण रखता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे, अगर इसे देखा जाए तो क्या होता है, ये पाया कहाँ जाता है, यह एक हिसाब से महाराष्ट्र और गुजरात में अधिक मात्रा में पाया जाता है। इन सभी प्रांतों में इसके सटे हुए भाग में बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। काली मिट्टी या रेंगू मिट्टी ज्वालामुखी उद्गार से होता है। नाइट्रोजन और फास्फोरस बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। पोटास की मात्रा अधिक होती है। दक्षिण भारत में इसे रेंगूर के नाम से जाना जाता है। लोहा, चूना, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम ऑक्साइड जो होता है इसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। जल अधिक अवशोषित करने की क्षमता इसमें होती है। कपास के लिए बहुत उपयुक्त माना जाता है काली मिट्टी। लोहा पाया जाता है, इसीलिए इसका रंग जो है वह काला होता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे लाल मिट्टी। लाल मिट्टी की अगर बात की जाए, लाल मिट्टी ग्रेनाइट चट्टान के टूटने के कारण ये बनता है। किससे बनता है? ग्रेनाइट चट्टान के टूटने के कारण इसका निर्माण होता है। आयरन ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल होता है। आयरन ऑक्साइड Fe2CO3 Fe2 का निर्माण ग्रेनाइट के टूटने के कारण होता है। लाल मिट्टी का निर्माण ग्रेनाइट चट्टान जो होता है उसके टूटने के कारण होता है। आयरन ऑक्साइड इसमें पाया जाता है। आयरन ऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। फसल के लिए बहुत अधिक अच्छी नहीं मानी जाती है। जो लाल मिट्टी होती है वो फसल के लिए बहुत अधिक अच्छी नहीं मानी जाती है। इसमें ज़्यादातर मोटे अनाज पैदा होते हैं, जैसे हमारा ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, मूंगफली हो गया, अरहर, ये सब जो मोटे अनाज होते हैं वह लाल मिट्टी में पाए जाते हैं, पैदा होते हैं। अधिक वर्षा क्षेत्र में लगभग यह मिट्टी पाया जाता है। जो वर्षा क्षेत्र वाले एरियाज हैं उसमें यह मिट्टी काफ़ी मात्रा में पाई जाती है। इसमें उड़ीसा हो गया, झारखंड हो गया, एमपी में भी कुछ भागों में पाया जाता है। पीली मिट्टी एक होती है, तो जो लाल मिट्टी होती है, लाल मिट्टी जो वर्षा के कारण इसका रंग जो रासायनिक तत्व होता है जिसके चलते यह लाल होती है, जब यह तत्व धुल जाता है तो यह मिट्टी कैसी हो जाती है? पीली हो जाती है। तो इस तरह पीली मिट्टी का भी निर्माण होता है। लाल मिट्टी, पीली मिट्टी के बाद एक होती है अगली मिट्टी, जिसको हम लोग देखने वाले हैं। एक मिट्टी होती है जिसे लैटेराइट मिट्टी कहा जाता है। लैटेराइट मिट्टी। इस मिट्टी की खासियत क्या है कि इसमें लौह ऑक्साइड और एल्युमिनियम बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। एक तो लौह ऑक्साइड इसमें कह सकते हैं, और एल्युमिनियम ऑक्साइड जो होता है बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है।
बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। लेटराइट मिट्टी जो होता है वह लावा ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, इसमें क्या होता है बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। नाइट्रोजन और फास्फोरस इसमें कम पाया जाता है। नाइट्रोजन और फास्फोरस कम मात्रा में पाया जाता है। चाय कॉफी के लिए जो लेटराइट मिट्टी होती है, चाय या फिर कह लीजिए कॉफी के लिए बहुत अधिक उपयोगी है, बहुत अधिक उपयोगी होती है। असम, कर्नाटक और इन सभी क्षेत्रों में यह मिट्टी बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। जैसे हमारा असम हो गया, कर्नाटक हो गया, असम, कर्नाटक और तमिलनाडु, इन सब क्षेत्रों में मिट्टी बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो लेटराइट मिट्टी हो गया, इसमें लौह ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड की मात्रा बहुत अधिक होती है। इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस कम पाया जाता है। चाय कॉफी के लिए बहुत बढ़िया मिट्टी मानी जाती है। असम, कर्नाटक के क्षेत्रों में और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में यह मिट्टी पाई जाती है। इसके बाद एक मिट्टी होती है, उसे पर्वतीय मिट्टी कहते हैं। तो पर्वतीय मिट्टी जो होती है, पर्वतीय मिट्टी में इसमें कंकड़ पत्थर की मात्रा अधिक होगी, क्योंकि पर्वतीय मिट्टी है। तो एक तो लिख सकते हैं कंकड़ पत्थर की मात्रा अधिक होती है। कंकड़ पत्थर की मात्रा अधिक होती है। पोटास तथा फास्फोरस, चूना कम पाया जाता है। इसमें पोटास की मात्रा, फास्फोरस की मात्रा, चूना कर लीजिए, ये सब क्या होता है कम पाया जाता है पर्वतीय मिट्टी में। बागवानी कृषि या फिर झूम की खेती के लिए बहुत बढ़िया मानी जाती है। बागवानी कृषि या झूम की खेती के लिए उपयोगी है। इसके बाद गरम मसाला के लिए भी बहुत उपयुक्त मानी जाती है पर्वतीय मिट्टी। गरम मसाला के लिए उपयुक्त है। तो पर्वतीय मिट्टी हो गया। अब एक होता है मरुस्थलीय मिट्टी। पर्वतीय मिट्टी क्या होती है, कंकड़ पत्थर से बनी होती है। पोटास और फास्फोरस की मात्रा कम पाया जाता है। बागवानी कृषि के लिए या फिर झूम की खेती के लिए यह बहुत अधिक उपयोगी होता है। गरम मसाले के लिए भी यह मिट्टी उपयोगी मानी जाती है, अर्थात इसमें गरम मसाले की पैदावार अधिक होती है। एक होता है मरुस्थलीय मिट्टी। मरुस्थलीय मिट्टी, तो मरुस्थलीय मिट्टी में क्या होता है, इसमें लवण और फास्फोरस की मात्रा अधिक होता है। इसके बाद नाइट्रोजन और कार्बन की मात्रा भी अधिक इसमें पाई जाती है। नाइट्रोजन और कार्बन अधिक पाया जाता है। इसके बाद कह सकते हैं तिलहन के लिए यह बहुत अधिक उपयोगी होता है। तिलहन के लिए उपयोगी है, इसलिए राजस्थान के कुछ हिस्सों में क्या होता है सरसों की खेती अधिक होती है। एक होता है लवड़ी या क्षारीय मिट्टी। जो क्षारीय मिट्टी होती है इसमें नमक की मात्रा अधिक होती है। इसे समुद्र के तटीय इलाकों में पाया जाता है। समुद्री क्षेत्रों में पाया जाता है। इसमें कैल्शियम मैग्नीशियम की मात्रा अधिक पाई जाती है। इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम की मात्रा अधिक पाई जाती है। तो हमारे लिए जो प्रमुख मिट्टियाँ थी वो हम लोगों ने देख लिया है। अब मिट्टी के बाद हम बात करेंगे। इसके बाद इसमें होता है जो फसल कितने प्रकार की होती है और फसलों के प्रकार और किस समय में कौन सी फसलें उगाई जाती हैं, इन सब पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो
पहली बात, फसल किसे कहते हैं या फसल कितने प्रकार की होती है। तो फसल देखिए, फसल कितने प्रकार की होती है। जो होता है हमारा फसल की अगर बात करें तो एक ही स्थान पर उगाए गए एक ही जात के पौधे के समूह को फसल कहते हैं। एक ही स्थान पर उगाए गए एक ही स्थान पर उगाए गए एक ही जात के पौधे के समूह, एक ही जात के पौधे के समूह को फसल कहते हैं। एक ही जात के पौधे के समूह को फसल कहा जाता है। और भारत में कहा जाए या फिर देख लीजिए, जो फसल के प्रकार होते हैं ऋतुओं के अनुसार 3 प्रकार की होती हैं। अगर इसमें प्रकार की बात किया जाए तो मौसम के आधार पर 3 प्रकार की फसलें पाई जाती हैं। 3 प्रकार की फसलें पाई जाती हैं। 3 प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। एक होता है खरीफ की फसल, एक खरीफ होता है, एक रबी होता है और एक होता है आपका जायद। तो जो खरीफ होता है यह जून जुलाई में बोई जाती है। जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। खरीफ की फसल जून या जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर काटी जाती है। जून या जुलाई में बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है। इसमें जो फसल होता है ज्वार, बाजरा, मूंग, अरहर, धान, मूंगफली, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग, धान, कपास, जूट इत्यादि, ये सभी जो है उगाई जाती है। एक होता है रबी की फसल। रबी की फसल जो होती है यह अक्टूबर या दिसंबर तक बोई जाती है। अक्टूबर या फिर दिसंबर में बोई जाती है। तो जो रबी की फसल होती है अक्टूबर या दिसंबर में बोई जाती है और फसल तैयार होता है लगभग मार्च अप्रैल के अंत तक काट ली जाती है। मार्च अप्रैल के अंत तक काट ली जाती है। इसमें अगर देखा जाए तो गेहूं, जौ, चना, मटर यही सब आता है। गेहूं हो गया हमारा, जौ हो गया, चना हो गया, मटर हो गया, सरसों हो गया, ये सभी फसलें इसमें आती हैं। एक होता है हमारा जायद की फसल। ये क्या होता है, गर्मियों के मौसम में बोया जाता है। गर्मियों में या फिर कह लीजिए कि अप्रैल के अंत तक बोई जाती है और फसल तैयार होने पे काट ली जाती है। इसमें हो गया तरबूज, हो गया खीरा, ककड़ी, लौकी, करेला इत्यादि आता है। तो इस प्रकार की फसलें जो है वो हमारे भारत में पाई जाती हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि आर्थिक महत्व के आधार पर फसलों को कई वर्गों में बांटा गया है। अब अगला जो होगा हमारा आर्थिक महत्व के आधार पर फसलें। देखिए, इसमें हम बता दे रहे हैं, मोटी मोटी जानकारी रखिएगा, यही सब परीक्षा में पूछा जाता है। तो आर्थिक महत्व के आधार पर जो फसलें होती है उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन पूछ सकता है आर्थिक महत्व
के आधार पर फसलें, आर्थिक महत्व के आधार पर फसलें अगर देखा जाए तो अनाज वाली फसलें होती हैं। एक तो इसमें होता है अनाज, अनाज वाली फसलें लिख सकते हैं। अनाज वाली फसलों में क्या होता है, ज्वार, गेहूँ, धान, ज्वार, जो भी कह लीजिए। उसके बाद एक होता है तिलहनी फसलें, तिलहनी फसलें। अब तिलहनी फसलें क्या होता है, जैसे सोयाबीन हो गया, मूंगफली हो गया, तिल हो गया, जिससे तेल निकाला जाता है। सोयाबीन, मूंगफली हो गया, सोयाबीन हो गया, राई हो गया, सरसों हो गया, राई, सरसों इत्यादि। ये सब जिनसे हमें तेल प्राप्त होता है वो सब तिलहनी फसलें होती हैं। एक होती है रेशे वाली फसलें, रेशे वाली फसलें जो होती है, रेशे वाली फसलों में कपास हो गया, पटसन हो गया, कपास, पटसन, जूट, ये सब जो है रेशे वाली फसलें हैं। एक आती है शक्कर वाली फसलें, शक्कर वाली फसलें, इसमें चीनी, गन्ना हो गया, शकरकंद हो गया, चुकंदर हो गया, गन्ना, शकरकंद, चुकंदर, ये सब जो है ये शक्कर वाली फसलें होती हैं। एक आती है हमारी सब्जी वाली फसलें, सब्जी वाली फसलें देख लीजिए। सब्जी वाली फसलें हो गई, विभिन्न प्रकार की जो सब्जियां पाई जाती हैं, आलू, पालक, बैगन। एक होती है हमारी फल वाली फसलें, एक है फल वाली फसलें। तो फल वाली फसलें जो होती है उसमें तरबूज, खीरा, ककड़ी, सिंघाड़ा आता है। तरबूज, खीरा, सिंघाड़ा, ये सब जो है फल वाली फसलें होती हैं। मसाले वाली फसलें इसी तरह होती है। मसाले वाली फसलों में आ जाता है विभिन्न प्रकार की जो भी मसाले पाए जाते हैं वो सब मसालों वालों के अंतर्गत आती है। इसके बाद फिर इसमें आती है कुछ औषधि वाली फसलें होती हैं। औषधि वाले फसलों में औषधि पाया जाता है, जैसे हल्दी हो गया, चंदन हो गया, ये सब औषध वाले फसलें हैं। अदरक, प्याज, ये सब किसमें आएगी, अदरक, प्याज, ये सब औषध वाली फसलें हो जाती हैं। एक होता है उद्दीपक फसलें, उद्दीपक जो फसल होता है, उद्दीपक फसल की बात की जाए तो इसमें चाय, तंबाकू होता है। चाय, तंबाकू, पोस्ता, ये सब जो होता है उद्दीपक वाली फसलें होती हैं। काफ़ी भी इसी में आ जाएगा उद्दीपक वाली में। इसके बाद हमारा होता है चारे वाली फसलें, चारा खिलाने के काम में, चारा वाली फसलें। चारा वाली फसलों में अगर बात किया जाए तो जो भी बोया जाता है, ज्वार, बाजरा, ये सब हमारे चारे वाली फसलें आती हैं, जिसे हम पशुओं को चारा खिलाने के अंतर्गत इसका यूज करते हैं। इसके बाद होता है फसल चक्रण।